लेसन कंटिन्यू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे होते हैं, हाउ रिप्रेजेंटेशंस रियली वर्क्स। थोड़ा सा आइडिया मैं दे चुकी हूँ जब स्कूल के इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन इन इंडिया आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन में जो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, जब वोटिंग डे होता है, ये सब है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। क्यों? बिकॉज दे अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन शेपिंग द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन्स को अलाउ करता है पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी भाग लेने के लिए गवर्नमेंट बनाने में। ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली, चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल स्पीक एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ। इलेक्शन के दौरान लोग वोट डालने जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, और वो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो इन फर्दर उनके बिहाफ पे बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट जब बनती है तो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो हमारे बिहाफ पे ही पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं और लॉज बनाते हैं। इन अ कंट्री एज लार्ज एंड डाइवर्स एज इंडिया, इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स इंडिया में इलेक्शन आर ऑर्गेनाइज एट सेवरल लेवल, अलग अलग लेवल पे इलेक्शन होते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, स्टेट इलेक्शन कराना हो तो भी वो एक दिन में नहीं होता, और पूरी इंडिया में अगर इलेक्शन कराना हो यूनियन गवर्नमेंट का तो एक दिन में तो वो पॉसिबल है ही नहीं, अलग अलग दिन होते हैं। सो द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन रीचेज फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट टू लोकल कम्युनिटीज़। किस लिए? ताकि जो इलेक्शन इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो नेशनल लेवल से लोकल कम्युनिटीज़ में हर जगह वो पार्टिसिपेट कर सकें लोग गवर्नमेंट बनाने में। इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राज्यसभा, लोकसभा, जहाँ पे पीएम ज़्यादा पावरफुल है। विच मीन्स दैट सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रेदर देन गवर्निंग डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं बजाय खुद गवर्नमेंट बनाने के। अब देखो, एक घर में भी किसी एक इंसान की चलती है, 8-10 लोग हों, वहाँ पे भी एक हेड होता है ना, चाहे फादर हो या मदर हो, उसी की बात सुनते हैं ना। तो इतनी बड़ी कंट्री में कैसे मैं कहूँ कि सारे लोग कुछ भी डिसीजन लेना है इंडिया से रिगार्डिंग, कैसे ले सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली पार्टिसिपेट का मतलब ऐसा है, मान लो एक विलेज है और वहाँ पे 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग में से 40 लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, तो वो 40 लोग ही बैठते हैं इकट्ठे और डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब ऐसा सिर्फ एक किसी कंट्री में, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, मैंने 9th में पढ़ाया था, अभी भी पता नहीं अब वो है या नहीं है, ख़त्म हो गया वो सिस्टम या क्या है, लेकिन सब जगह क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मीन्स वही विलेज का आप एग्जाम्पल है, 50 विलेज है, 40 जिसमें से अबव 80 है। अब उसी 40 में से अबव 25 लोग, 5 लोग खड़े हो गए इलेक्शन में, और चुनने कितने हैं? 2 गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वही 40 के 40 लोग वोट डालेंगे, और जिन 2 को मेजोरिटी मिल जाएगी, जिन 2 को सेकंड हाईएस्ट मिल जाएंगे, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। तो वो हो गई हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और वही 2 उन्हीं सब पीपल के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे विलेज का। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा है। दीज रिप्रेजेंटेटिव देन फॉर्म गवर्नमेंट बनाते हैं और लॉ बनाते हैं। इलेक्शन जो है वो ब्रिज का काम करता है पावर और लोगों के बीच में, यानी पावर मतलब गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस, एंड लोकसभा मतलब यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन इंडिया में सिटीजन पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब गवर्नमेंट मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल पे वोट डाल के। यूनियन लेवल पे भी हम ही वोट डालते हैं, स्टेट के लिए गवर्नमेंट पे भी हम, और लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत के लिए भी हम ही लोग वोट डालने जाते हैं। तो 3 लेवल है इंडिया में। एट नेशनल लेवल पे इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या चूज़ करने के लिए होते हैं? लोकसभा के मेंबर्स चूज़ करने के लिए, जिसे कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इस पर्पस के लिए कंट्रीज़ को अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कहीं डिफाइन लिखोगे फॉर
ये है ना, फॉर दिस पर्पस आप ये लिखोगे टू चूज द मेंबर ऑफ लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईच ऑफ व्हिच इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो हम एक मेंबर को चुनते हैं वो लोकसभा में जाता है, इसलिए उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इनमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सेम वे में इलेक्शंस जो है स्टेट लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट असेंबली में जो बैठते हैं उनको मेंबर ऑफ एमएलएज कहते हैं, और जो लोकसभा में बैठते हैं उन्हें एमपीज कहते हैं। हु रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन देयर स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ आ गई, विद इन द स्टेट, एंड टेक डिसीजन ऑन स्टेट लेवल्स एंड पॉलिसीज। अब द इलेक्शन फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या है भाई, अब ये इन विच वोटर्स चूज, इसमें क्या होता है, वोटर्स चुनते हैं कैंडिडेट, और कैंडिडेट हु सिक्योर, और कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सीट को जीत जाता है। कैंडिडेट डज नॉट नीड टू ऑब्टेन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट टू बी डिक्लेयर्ड द विनर। ऐसा नहीं है, देखो जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं ना, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो 543 सीट्स का आधा जितना भी हाफ होगा +1, क्योंकि ये पूरा हाफ नहीं बैठेगा ना, 543 इज़ नॉट अ इवन नंबर, तो उसका हाफ +1। अगर कोई भी पार्टी उतनी सीट्स ले लेती है तो वो गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन जब एमपीज़ और एमएलएज चुनते हैं ना, तो ये रूल नहीं होता। तब क्या होता है, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा सीट मिलती है उसको विनर डिक्लेयर, मतलब जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसका हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये विनर है। दिस सिस्टम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर। कहते हैं इसे समझना और लागू करना बहुत आसान है। इट हेल्प्स प्रोड्यूस क्लियर रिजल्ट। कंट्री में इतने लोग वोट डालने जाते हैं इलेक्टोरल, तो उससे ये क्लियर हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। वंस वोट आर काउंटेड, जब एक बार वोट काउंट हो गई, ये सारा इलेक्शन का प्रोसीजर मैं स्कूल के इलेक्शन का जहाँ था वहाँ समझा चुकी हूँ। जब इलेक्शन वोट काउंट होते हैं, रिजल्ट अनाउंस होता है, तो गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस फिर शुरू हो जाती है। नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप ऑफ पार्टीज़ कमांड्स अ मेजॉरिटी सीट इन लोकसभा फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, और इसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब देखो कैसे, अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, 543 सीट्स हैं, कितनी है 543, इसका हाफ कितना होगा, मेजॉरिटी के लिए 272 या 273 सीट्स चाहिए होंगी। अब मान लो कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, हम कहते हैं चलो बीजेपी है, बीजेपी को 290 सीट्स मिल गई तो वो मेजॉरिटी से ऊपर है, वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, और बीजेपी जिसको लीडर चुनेगी वो बन जाएगा पीएम। अब मान लो किसी भी एक को सीट्स नहीं मिलती, किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी वाली सीट्स नहीं मिलती। अब मान लो बीजेपी है, बीजेपी के साथ एक और पार्टी आ गई जनता दल। अब बीजेपी को मिली हैं 260 सीट्स, जनता दल को मिली हैं 90 सीट्स। ये दोनों कहती हैं हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। कैसे, अब इन दोनों की सीट कितनी हो गई टोटल मिला के 350, जो इस मेजॉरिटी से ज़्यादा है, तो ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लेंगी। या कभी कभी ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बना लेती हैं। तो ऐसे जो पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं इसको हम कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। कभी कभी ये कोलिएशन इलेक्शन से पहले हो जाता है और कभी कभी बाद में हो जाता है। अब इंडिया में इलेक्शन से पहले 2 कोलिएशन है, एक है यूपीए में है कांग्रेस और उसकी मतलब सपोर्टिव पार्टीज़, और एक है एनडीए जिसमें बीजेपी और जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं वो वाली पार्टीज़ हैं उस अलायंस में। तो इलेक्शन से पहले अगर अलायंस बन जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये कैसे काम करता है, मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे पता है यहाँ पे जनता दल जीतेगी, चलो यहाँ पे सारे पार्टीज़ लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी सारी पार्टी लड़ रही है। अब क्या है कि यहाँ कांग्रेस को भी पता है मेरे को पूरी सीट, मतलब मैं सीट नहीं जीत पाऊँगी, और यहाँ बीजेपी को पता है मैं यहाँ सीट नहीं जीत पाऊँगी, क्योंकि जो सब लोग कांग्रेस और बीजेपी को थोड़ी वोट देंगे, और भी तो पार्टीज़ हैं जिनको लोग वोट देते हैं। अब होता क्या है कि जब आपने इलेक्शन से पहले कर लिया, यहाँ पे भी कांग्रेस ने यहाँ पे भी अपना कैंडिडेट है, बीजेपी का भी है, यहाँ पे भी कांग्रेस का भी है, बीजेपी का है। अब अगर आपने अलायंस कर लिया, अब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ बीजेपी को भी सीट मिलेंगी, ठीक है, और कुछ 2 पार्टीज और हैं ए बी, उनको भी मिलेंगी। इन तीनों की मिला के मुझे मेजॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की सीट का है सेम।
अब क्या होता है, जैसे बीजेपी एक पार्टी और है, तो वो क्या कहेगी कि बीजेपी कहेगी कि यहाँ से तुम अपना कैंडिडेट खड़ा कर लो ए पार्टी को, और यहाँ से मैं खड़ी हो जाती हूँ बीजेपी। तो होगा क्या कि जो भी वोट बीजेपी को जाएगा और जो यहाँ पार्टी ए को देना चाहते हैं, तो उन्हें पता है कि पार्टी ए बीजेपी के साथ है, तो वो सारा बीजेपी को जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, पार्टी ए खड़ी है, अब जो बीजेपी को देना चाहते हैं उन्हें पता है कि ए पार्टी बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी प्लस ए का वोट यहाँ चला जाएगा। सेम कांग्रेस भी अपने अलायंस के साथ ऐसे करती है। तो ऐसे वोट कंसोलिडेट हो जाते हैं और फिर कोलिएशन में आसान हो जाता है। कभी कभी कोलिएशन गवर्नमेंट से इलेक्शन से पहले बनता है और कभी कभी बाद में। अब सेंट्रल लेवल पे जो हेड होता है, कोलिएशन भी अगर अलग अलग पार्टीज कोलिएशन में है तो वो जिसको अपना हेड चुनती है ना, वही पीएम बनता है। तो यूनियन लेवल पे बनता है पीएम, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है स्टेट लेवल पे, और वहाँ पे क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर। जब किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है थ्रू कॉपरेशन अमंग 2 और मोर पार्टी। क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडियंस पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा है। कभी तुम देखना, लिस्ट देखना, गूगल पे डालना, देखना कितनी सारी हैं। स्टेट की अलग अलग पार्टीज़ है, रीजनल अलग है, मतलब कुछ इतनी सारी तो पार्टीज़ हैं जो स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं, नेशनल लेवल का लड़ती ही नहीं है। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो विजिबल इन लेजिस्लेचर। अब देखो लेजिस्लेचर में भी होगी, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग जो भी वो है, अलग अलग स्टेट्स है, सबका कल्चर अलग अलग है। तो सारे पूरे इंडिया से ही तो चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये थोड़ी है कि मैं एक दिल्ली में बैठी हूँ तो सिर्फ वो लोकसभा में सारे दिल्ली के ही कैंडिडेट होंगे। नो, वहाँ पे तो यूपी के भी होंगे, तमिलनाडु के भी होंगे, कर्नाटक के भी होंगे। नॉर्थ इंडिया का कल्चर साउथ इंडियन से बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम लेजिस्लेचर देखते हैं तो उनमें भी डाइवर्सिटी होती है। ऑल दो स्टेट असेंबली परफॉर्म सिमिलर फंक्शन अक्रॉस द कंट्री बट दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टेट मतलब पूरे इंडिया का तो एक लोकसभा नाम हो गया, लेकिन जब स्टेट पे ये आती हैं तो अलग अलग नाम है, विधानसभा और नियम सभा होगा, वैसे ये हिंदी का नाम है। दीज वेरिएशन रिफ्लेक्ट्स इंडियंस लिंग्विस्टिक होता है भाषा, कितनी अलग अलग भाषा एंड कल्चरल रिचनेस विद इन द शेयर्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड, कहता है ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये ख़त्म नहीं हो जाता। इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के लिए भी होते हैं, टाउन्स विलेजेस में, ब्रिंगिंग गवर्नेंस क्लोज टू द पीपल, लोगों के पास लाने के लिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम है ना, मैं एमएलए के पास जा सकती, ना मैं एमपी के पास जा सकती, लेकिन मेरा जो काउंसलर है वो मेरे एरिया से ही है, उसके पास मैं जा सकती हूँ, उसको अपनी प्रॉब्लम लेके मैं जा सकती हूँ। तो ये है विद इन वाइल इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे इस इलेक्शन की, तीनों की इलेक्शन को देखता है। स्टेट इलेक्शन और नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो सेंटर और स्टेट का देखता है। स्टेट इलेक्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को देखता है। स्टेट कमीशन जो नेशनल वाला है वो स्टेट और दोनों देखता है, नेशनल के। दीज इलेक्शन फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब तीनों इलेक्शन जो है वही जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी जो है क्या करती है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाती है। ग्रास रूट लेवल मतलब वो लोकल लेवल से। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशन, अब ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम करते हैं। फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों का टेस्ट रहे, वोटिंग इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब वोटिंग प्रोसेस में।